अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। होप आप सब ठीक ठाक हैं और मज़े में हैं। और आज मैं और भाभी हैं किचन में। दोपहर का वक्त है, हम लोग ने ज़ोहर के बाद के ये व्लॉग स्टार्ट किया था। और मैं हम इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आज का व्लॉग मैंने और भाभी ने स्टार्ट किया। और भाभी मुझे सिखा रही थी कटिंग बोर्ड पर कटिंग करना, जो कि मुझे बहुत मुश्किल लगता है। और मुझे कब से अम्मी और भाई सिखाते आ रहे हैं, पर मुझे नहीं आ रही थी, जिसकी वजह से कल कुकिंग करते हैं ना मेरे हाथ पे कट लग गया था। तो भाभी ने कहा कि अगर तुमने ही करनी है तो फिर मैं तुम्हें बताती हूँ कि कटिंग बोर्ड पर किस तरह करनी है, क्योंकि इससे तो रोज़ ही कोई ना कोई चोट तुम लगवाई जाओ। अच्छा, साथ ही ना वो मुझे बता रही थी कि जब आप व्लॉग शूट कर रहे हो ना, तो आपके आसपास की स्पेस में क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्या चीज़ें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो खुद व्लॉग्स बहुत शौक से देखती हैं। तो मेरे ख्याल में मुझसे ज़्यादा तो उन्हीं को ही आइडिया है। और मैं अक्सर काम करते हुए काम में मगन होती हूँ, या फिर बस मुझे ये ध्यान होता है कि वीडियो शूट हो रही है, वीडियो रिकॉर्ड हो रही है कि नहीं हो रही है। और मैं अक्सर अपने आसपास के स्पेस को ना निगलेक्ट कर देती हूँ। मुझे ध्यान नहीं रहता क्या चीज़ आ रही है बीच में, क्या चीज़ नहीं आ रही है, जिसकी वजह से अक्सर मैं गाउन पहन कर रिकॉर्ड करने में ज़्यादा कंफर्टेबल रहती हूँ। मुझे अपनी ड्रेस की टेंशन नहीं होती, दुपट्टा सेट करने की टेंशन नहीं होती है। लेकिन अक्सर जब मैं थक जाती हूँ या जब मुझे गर्मी लगने लगती है तो मैं गाउन हटा भी देती हूँ, उतार देती हूँ। तो वो भाभी मुझे बताई थी कि जब तुम कटिंग कर रही हो और अगर तुम वीडियो शूट कर रही हो तो तुम्हारे कटिंग बोर्ड पे क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए, तुमने बर्तन कौन से पकड़ने हैं। और सबसे पहले तो उन्होंने मुझे कहा कि बर्तन तुमने एक जैसे पकड़ने, तुम खाते हुए भी बर्तनों का ध्यान नहीं करती, तुम्हारे बर्तन अलग अलग होते हैं, तो इन चीज़ों का तुमने ख़ास ध्यान रखना है। और मुझे ऐसे लग रहा था जैसे मेरे पास कोई ना बड़ा प्रो व्लॉगर खड़ा हुआ है, लेकिन शौक की बात होती है, क्योंकि एज अ व्यूअर वो चेक करती हैं हर चीज़ को। तो वो जब चेक कर रही होती हैं, देख रही होती हैं एक थर्ड पर्सन व्यू से, तो उनको वो चीज़ें ज़्यादा पता चलती हैं, ज़्यादा हाईलाइटेड होती हैं मेरी निस्बत। मैं इस वक्त यहाँ पर ऑमलेट बनाने लगी हूँ, क्योंकि भाभी ने लगाई हुई थी मशीन। दोपहर का टाइम था, हमने दोनों ने चाय रस ही खाए थे और पेट ज़रा नहीं भरा था उससे, क्योंकि चाय रस है तो आपको पता है कभी भी बस ना, जब आपका नहीं कुछ दिल कर रहा होता ना खाने का, तो दिल मार के आप चाय रस खा लेते हो। या जब आपको होता है कि बस हल्का फुल्का थोड़ी देर के लिए, आधे एक पौने घंटे के लिए कोई भूख लग जाए, तब आप खाते हो। तो मैं सफाइयाँ की थी, मेरा कोई इतना ख़ास काम नहीं था। मैं अपनी ऑनलाइन कुछ एडिटिंग वगैरह लगी थी करने के लिए, क्योंकि नेक्स्ट व्लॉग मेरे कुछ ड्राफ्ट में पड़े थे। मैंने सोचा रमज़ान से पहले पहले एडिट कर लूँ। और भाभी मशीन से फ्री हुई थी, तो हम दोनों को बड़ी कमाल की भूख लगी हुई थी, तो समझ नहीं आया था क्या खाएं। तो मैंने सोचा कि ऑमलेट पराठा बना लेते हैं। अब आजकल ना चीज़ ऑमलेट का बड़ा दिल करता है। मुझे याद है बचपन में अम्मी बना के दिया करती थी स्लाइस के साथ ना, और अक्सर स्लाइस के ऊपर स्लाइस को सारा ना डिप करके ऑमलेट के अंदर, फिर वो जब फ्राई हो जाता था ना तवे पे, फ्राई करने के बाद उसके ऊपर से चीज़ स्लाइस रख के देती थी। वो इतना मज़ेदार बनता था ना कि उसके जैसा तो कोई चीज़ ही नहीं, कोई ब्रेकफास्ट कोई लंच वैसा हो ही नहीं सकता। और इतना हैवी भी बनता था ना कि फुल हो जाते थे आप 2 स्लाइस खा के ही। तो मुझे वो बड़ा याद आ रहा था। चीज़ तो अवेलेबल अभी नहीं थी, वो भी ला के रखेंगे इंशाल्लाह ताला। रमज़ान में कोई ना कोई ना चस्का करते रहा करेंगे, जितना सा भी टाइम मिले, जितनी सी भी एनर्जी हुई ना कुछ बना लेंगे। तो अभी फ़िलहाल पराठे के साथ बना रही हूँ। और पराठे मैंने बनाने थे आज बल वाले। और बल वाले पराठे घर में सबको बहुत पसंद है, मुझे और भाभी को तो बहुत ज़्यादा पसंद है। अच्छा, बल वाले पराठों की भी ना बहुत सारी अलग अलग सी रेसिपीज़ हैं, बहुत अलग तरीक़ों से बनते हैं। मुझे इस तरह बनाना ज़्यादा इजी लगता है। एक वो होता है जिस पे आप नाइफ़ के साथ सारे कट्स लगाते हो, स्ट्रिप्स बनाते हो, और उसके बाद फिर उसको आप जोड़ते हो, तो वो बड़ा अच्छा लच्छा जैसा पराठा बन जाता है। वो बल वाला तो नहीं, बल से ज़्यादा हो जाता है। वो बहुत अच्छा लगता है चाय के साथ लेने के लिए। और पूरियों वाला बिल्कुल उसका टेस्ट हो जाता है। लेकिन ना मैं इस तरह से बनाती हूँ, शुरू में मैं वैसे बनाती रही हूँ जिस तरह लच्छा पराठा बनता है, लेकिन अब मैं इस तरह से बनाने लगी हूँ क्योंकि मुझे ये ज़्यादा इजी लगता है। अब कौन अपने लिए बनाने के लिए कौन इतना तरद्दुद करेगा कि उसको पहले बैठकर आप स्ट्रिप्स वगैरह बनाओ और सारा। और इतनी भूख लगी थी, इतना सब्र भी नहीं हो रहा था।
हमारे किचन में ना हर देसी फैमिली के किचन की तरह चीज़ों की जगह बहुत ज़्यादा बदलती है, और वो काम करने वाला नहीं बदलता, वो बदलती होती हैं अम्मी। और हर दफ़ा बर्तनों की सेटिंग वो चेंज करते हैं, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा शौक़ है चीज़ों की जगह चेंज करती करती रहती हैं, ताकि वो ना न्यू लुक आती रहे और बड़ा बंदा एक्टिव फील करे। लेकिन मेरा प्रॉब्लम ये है कि मेरा बड़ी मुश्किल किसी चीज़ पर हाथ टिकता है, और फिर उधर की ही मेरी स्पीड बन जाती है। तो हमारे घर में चकला बेलन पता नहीं कितनी जगहों पर वो घूमता है। कभी वो पकड़ के उसको सेकंड ड्रॉर में रख देंगी, कभी साइड पे रख देंगी, और फिर उनको होता है कि ड्रॉर में भी रखा है ना तो बेलने के ऊपर शॉप पर चढ़ाओ या कोई चीज़ उसके ऊपर रैप करो, ताकि अगर कोई चीज़ ड्रॉर में भी घुसे तो कम से कम इसको गंदा ना करे, क्योंकि आप इसको धोकर तो हर बार नहीं यूज़ कर सकते हो ना, ये आपको ड्राई चाहिए होता है। तो अब ये सेकंड ड्रॉर में है, और इससे पहले इसकी मंजिल थी चूल्हे की नेक्स्ट साइड पर, और अब पता नहीं तीसरी जगह इसकी कौन सी होने वाली है। अच्छा जी, लंगर पानी करके तो आ गए थे हम बेकिंग करने के लिए, क्योंकि मैं 2-3 दिन से बोल रही थी ना कि मैंने बेकिंग करनी, केक बनाना है। तो वो भाभी को भी आता है, इसने कहा तो अब उनका भी दिल करे, मेरा भी दिल करे, और मैं लेज़ी होती जा रही थी। तो उन्होंने कहा मैं तुम्हारी हेल्प करवाती हूँ, सारी चीज़ें ग्राइंड करके तुम्हें देती हूँ, बस तुम अपनी रेसिपी फॉलो किए जाओ। क्योंकि हमने बनाना था, एक तो कैरेट केक बनाना था, उसकी अभी हमने खड़े खड़े ही बस रेसिपी देखी थी, और उसकी इतनी सारी रेसिपीज़ थी ना, और इतने मज़े मज़े के लग रहे थे ना। मुझे याद है मेरी मामी आई थी एक दफ़ा ना, मेरे भाई की शादी के बाद कसूर आई थी, और वो साथ में कैरेट केक लेकर आई थी, तो मुझे वो बहुत पसंद आया था। उसमें ऑरेंज जूस भी डाला था, और उसका बाकायदा पता चल रहा था, तो इतना ज़बरदस्त बना था। तो मेरा अचानक मुझे उसकी क्रेविंग होने लग गई। तो हमने सोचा कि यहाँ पता नहीं कहाँ से मिलते कहाँ से नहीं, तो चॉकलेट केक भी बनाने, साथ में कैरेट केक भी बनाते हैं। तो उसके लिए भाभी ने मुझे कैरेट क्रश करके दी थी। मेरे पास यहाँ पे ऑरेंज जूस नहीं था, लेकिन मैं अपनी स्पंज केक वाली रेसिपी फॉलो करूँगी। वैसे तो मैं बेकिंग में इतनी कोई ख़ास हूँ नहीं, नो भी हूँ, मैंने बहुत अरसे के बाद बेकिंग शुरू की है दोबारा, लेकिन ना मैं बड़ी बेसिक चीज़ की रेसिपी फॉलो करती होती हूँ। और वनीला एसेंस हमारे पास ख़त्म हो गया था, तो मैंने थोड़ा सा मैंगो एसेंस डाल दिया, फिर वो ख़त्म हो गया, तो उसकी जगह पर मैंने स्ट्रॉबेरी एसेंस डाल दिया, क्योंकि कैरेट केक में चलेगा। अच्छा जी, मेरे पास यहाँ पर ना गोल वाला जो सांचा होता है ना, गोल वाला फ्रेम बेकिंग का, मेरे पास वो नहीं, मेरे पास स्पंज केक वाला फ्रेम है, वो वाले अभी हमने लिए नहीं है, और उसकी ना आजकल में ज़रूरत पड़ी है, तो अब वो भी लेने वाले हैं। तो उसकी वजह से मैंने ये माइक्रोवेव प्रूफ बाउल ले लिया। अब इसमें टेम्परेचर तो इसको ज़्यादा देना पड़ेगा, और माइक्रोवेव के टेम्परेचर का मुझे वैसे भी एक्सपीरियंस नहीं है। लास्ट टाइम जब मैंने बेकिंग की थी ना, तो 18 मिनट्स इसको लग गए थे, लेकिन आज थोड़ा सा मैस हो रहा था, क्योंकि मुझे इसका टेम्परेचर चेक करना पड़ा था बार बार, और पता नहीं किस वजह से, शायद कैरेट थी इसलिए, और कैरेट पानी छोड़ देती है बेकिंग के दौरान, शायद इस वजह से इसको ना ज़्यादा टाइम देना पड़ रहा था। तो मुझे लग रहा था कि जैसे हम ओवर बेक कर रहे हैं, लेकिन ना फिर भी शुक्र है जलने की स्मेल नहीं आ रही थी, खुशबू बड़ी अच्छी सी आ रही थी। और उसको बेक करने के लिए रखने के बाद हम आ गए थे ऊपर चॉकलेट केक की तैयारी करने के लिए, और चीनी वगैरह भाभी मुझे ग्राइंड करके दे दी थी। और अब मुझे लग रहा था कि जैसे इसका मिक्सचर ना मुझसे थोड़ा पतला हो गया, पता नहीं हम क्या करने वाले हैं, क्योंकि मैंने जो रेसिपी देखी थी ना, उन्होंने गर्म दूध के साथ ना हाफ़ कप पानी भी डाला था, और वो उससे ज़्यादा सॉफ्ट बनता है। तो मैंने वैसे किया, तो मुझे लग रहा था मिक्सचर पतला है। अच्छा जी, 21 मिनट्स के बाद जाके कैरेट केक सही से बन गया है, और अल्लाह का शुक्र है इसका टेस्ट भी अच्छा था। हमने थोड़ा सा साइड से तोड़ के देखा था मैंने और भाभी ने, तो टेस्ट बड़ा अच्छा था, कुछ भी तेज़ नहीं हो, कुछ भी ख़राब नहीं हो, लेकिन ना मुझे लग रहा था कि थोड़ा सा स्टिफ हो गया है। तो हम लोग चॉकलेट केक को रख के बेक करने के लिए थोड़ी देर के लिए मैं और भाभी पोर्च में वॉक करने के लिए आ गए थे। अभी तक भाई तो आया नहीं था, और रात के 10 बजने वाले थे, और इस टाइम तक हमारा हिसाब लगा लें हम लोग क्या करते फिर रहे हैं। उसके बाद ना मैं चॉकलेट गनाचे बनाने आ गई थी। अब पता नहीं इसको गनाचे कहते हैं या गनाच कहते हैं, कोई किस तरह प्रोनाउंस करते हैं, कोई किस तरह, और मैं इसको चॉकलेट सिरप भी बोलूँगी, क्योंकि वो ना मुझे ज़रा इजी लगता है बोलने में, वरना मुंह पे नहीं चढ़ता है, पता नहीं ये क्या है। तो ये मैं बना रही थी इजाज़ अंसारी की रेसिपी देखकर, और उसके बाद हम करेंगे इसकी केक की आइसिंग या फिर विपिंग, जो भी इसको बोलते हैं। और इतने में ना भाई आ गया था, और ये देखें सारी से ना केक की ख़यानत हुई पड़ी है, क्योंकि वो देख लियो और चखे ना, ये तो होता नहीं है। तो अब इसके बाद इसको हम थोड़ा सा ठंडा करेंगे, उसके बाद अब हम इसको करेंगे टेस्ट। और अब तक हो गए थे रात के 10:30। तो अगर यहाँ तक आपने व्लॉग को वॉच कर लिया ना मेरे साथ, तो चैनल को लाइक करके जाएं और सब्सक्राइब करते जाएं। मुझे कमेंट सेक्शन में बताते जाएं कि ये व्लॉग आप लोगों ने कहाँ से वॉच किया, और अपने नेम्स मेंशन करते जाएं। मैं नेक्स्ट व्लॉग में आपका नेम लेके आपको थैंक यू करूँगी। और अगर आपको चॉकलेट केक पसंद है ना, वीडियो को लाजमी आपने लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। आई सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग आफ्टर 2 days। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन। अल्लाह हाफिज़।